नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे इस चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि दिन भर की स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल खबरों से मैं आपको अवगत कराता हूं, तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे पहली खबर भारत और पाकिस्तान को लेकर आ रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच जनवरी 2020 में दोनों ओर से लगभग 1700 युद्ध विराम उल्लंघनों की बात सामने आई है, जिसकी वजह से कई नागरिकों की मौत भी हुई और कई लोग घायल भी हुए। भारतीय सैनिकों ने केलर सेक्टर में स्वचालित और भारी हथियारों के साथ पाकिस्तान की चौकियों को निशाना बनाया। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सीमा पार से गोलीबारी में 2 नागरिकों और एक सेना के जवान की मौत हो गई है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के एक 34 वर्षीय सैनिक और करक जिले के निवासी की मौत हो गई है। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भारत ने जानबूझकर नागरिक आबादी वाले क्षेत्र को निशाना बनाया। किरनी गांव में अंधाधुंध फायरिंग से 16 साल की एक लड़की और 52 साल की एक महिला की मौत हो गई, जबकि 10 साल का एक लड़का और 55 साल की एक महिला घायल हो गई। एलओसी की यात्रा के दौरान बुधवार को पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि भारतीय सेना को नियंत्रण रेखा के साथ संघर्ष विराम उल्लंघन के लिए हमेशा जवाबी कार्रवाई हम लोग करते रहेंगे। दोस्तों, एक रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों ही दक्षिण एशियाई देश लगभग अपने तोपखाने और गोलाबारी को बढ़ाने में लगे हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर भी पाकिस्तान को लेकर आ रही है। पाकिस्तान की जो आर्थिक समन्वय समिति है यानी कि ईसीसी ने सोमवार को ईरान के साथ अपनी सीमा की बाड़ लगाने के लिए अतिरिक्त धनराशि में करीबन $18.6 मिलियन की स्वीकृति दी है। और ये जो धन दिया गया है वो एक तरह से तकनीकी अनुदान के रूप में दिया गया है। पाकिस्तान ने पिछले साल मई में सीमा के कुछ क्षेत्रों में बाढ़ लगाने का कार्य शुरू कर दिया था ताकि ईरान के साथ उनकी सीमा साझा हो सके। 900 किलोमीटर की सीमा कोहे मलिक सली पर्वत से शुरू होती है और ओमान की खाड़ी में ग्वादर खाड़ी पर समाप्त होती है। आपको बता दें कि ये बॉर्डर मौसमी नदियों और अलग अलग जगहों से होकर गुजरता है और यहाँ पर यह बताया जा रहा था कि मानव तस्करी, सीमा पार से उग्रवाद आदि हो सकता था। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर पाकिस्तान अब ईरान के साथ अपनी जो सीमा है उसको साझा करने पर लगा हुआ है, जिसका कारण ये है कि पाकिस्तान वैसे ही खुद ही अपने आप में अशांत रहता है, तो उसको अब ये डर लगता है कि कहीं ईरान की तरफ से भी कोई घुसपैठी आकर के उनके देश में परेशानी ना करे। और होता ही ऐसा है। और साथ ही तस्करी का जो समस्या है, मेन चीज़ होती है तस्करी, जो वहाँ पे क्रॉस बॉर्डर से होती रहती है। तो ऐसे में अब ये पैसा कहाँ से आया पाकिस्तान के पास, जो कि वो इतनी बड़ी सीमा पर करीबन $18.6 मिलियन खर्च करने के लिए उसने अनुमानित जो राशि है वो स्वीकृत कर ली है। यानी कि इसको व्यक्तिगत रूप से दोस्तों डर है, तभी वो इतना पैसा अपनी सुरक्षा के लिए कर रहा है। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो सीआरपीएफ के जवान को लेकर आ रही है। जैसे कि डिफेंस अपडेट्स में बताया था कि कर्नाटक के बेलगावी जिले में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करते हुए सीआरपीएफ के जवान के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया था, लेकिन अब इस मामले में पुलिस सब कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। ये फैसला ऐसे समय पर लिया गया है जब अर्धसैनिक बल ने राज्य के पुलिस चीफ के साथ इस मुद्दे को उठाया था। दरअसल एक वीडियो सामने आया जहां कांस्टेबल की तरफ से सावंत को पीटा जा रहा है और उसे नंगे पैर परेड कराई जा रही है। सीआरपीएफ के जवान को सदलगा स्टेशन पर जंजीर में बांधकर रखा गया और एक वीडियो भी इसका वायरल हुआ, जिसके बाद सीआरपीएफ के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक संजय अरोड़ा ने कर्नाटक के डीजीपी को पत्र लिखा। इसके बाद इस पूरे मामले की जांच कराई गई। पुलिस महानिदेशक राघवेंद्र सुहास ने कहा कि हमने उस पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर को केस को ठीक से न संभालने के लिए सस्पेंड कर दिया है। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो अमेरिका को लेकर आ रही है। बता दें कि कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका ने $30 लाख अतिरिक्त राशि देने का ऐलान किया है। अमेरिकी राजदूत केनेथ जस्टर ने ऐलान करते हुए कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में योगदान करना भारत अमेरिका के बीच मजबूत और स्थायी सामरिक साझेदारी के रिश्तों का गवाह है। अमेरिका ने भारतीय स्वास्थ्य एजेंसियों और योजनाओं को अब तक $1.2 अरब की वित्तीय मदद दी है। 2009 के बाद अमेरिकी करदाताओं ने दुनिया भर में $100 अरब से अधिक की राशि मुहैया कराई। इसके अलावा $70 अरब की मदद मानवीय सहायता के लिए भी दी गई है। यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो यूक्रेन को लेकर आ रही है। रूस के पड़ोसी और प्रतिद्वंदी यूक्रेन पाकिस्तान में बने चीनी लड़ाकू विमान JF-17 ब्लॉक 3 खरीदने का विचार कर रहा है। इस इरादे से हाल ही में यूक्रेन की वायुसेना के आला अधिकारियों ने पाकिस्तान के एरोस्पेस कारखाने का दौरा किया। आपको बता दें कि चीनी विमान, जिसे पाकिस्तान और चीन ने जॉइंट रूप से बनाया है, चीन के सहयोग से इस विमान की असेंबली पाकिस्तान में बन रही है, जिसका मुख्य ग्राहक पाकिस्तानी वायुसेना है। पाकिस्तान और चीन ने इस विमान का पहला उड़ान परीक्षण जनवरी महीने में किया था। यूक्रेन के सैन्य सूत्रों ने कहा कि यूक्रेन अपनी वायुसेना के 3 दशक पुराने MiG-29 और Su-27 लड़ाकू विमानों का बेड़ा रिटायर करना चाह रहा है। यूक्रेन और रूस के बीच रिश्ते खराब हैं, इसीलिए यूक्रेन रूसी सशस्त्र प्रणाली को अपने बेड़े में शामिल नहीं कर सकता। आपको बता दें कि यूक्रेन में बने सैन्य साजो सामान का इस्तेमाल भारत में भी किया जाता है, जिसमें प्रमुख रूप से AN-32 परिवहन विमान है।
यूक्रेन का रक्षा उद्योग पाकिस्तानी रक्षा उद्योग के साथ मिलकर पाकिस्तान में मिसाइलों, रॉकेटों और अन्य प्रणालियों के साझा विकास और उत्पादन पर भी पाकिस्तानी अधिकारियों से चर्चा कर रहा है। चीन द्वारा पाकिस्तान में बनाया गया विमान अत्याधुनिक आईएसआर रडार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों से लैस है। पाकिस्तानी अधिकारियों का दावा है कि कई अन्य देशों में भी इस चीन पाक विमान को हासिल करने में रुचि दिखाई है और इसके बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है। पाकिस्तान का दावा है कि JF-17 विमान अमेरिकी F-16 विमानों से अधिक मारक क्षमता वाला है और ये विमान भविष्य में पाकिस्तानी वायुसेना की रीढ़ बनेगा। तो दोस्तों, यानी कि पाकिस्तान चीन पर ज़्यादा भरोसा करते हुए JF-17 विमान को काफ़ी उन्नत बता रहा है, वो भी अमेरिकी F-16 विमान से। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में F-16 से ज़्यादा अत्याधुनिक चीन और पाकिस्तान द्वारा बनाया गया JF-17 है? आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर पाकिस्तान को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए पाकिस्तान को 4 महीने की अंतरिम राहत दे दी है। FATF की ग्रे लिस्ट में चल रहे पाकिस्तान ने ब्लैक लिस्ट होने पर फैसला जून में होना था। इस बैठक में तय होना था कि क्या पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाया जाना है या फिर उसे ब्लैक लिस्ट किया जाना है। FATF ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि निगरानी सूची में शामिल पाकिस्तान को वे 4 महीने की अतिरिक्त राहत दे रहा है। इस दौरान पाकिस्तान को आतंकवाद के वित्त पोषण को बंद करना होगा। FATF ने चेतावनी दी है कि आतंकी संगठनों के वित्त पोषण या उनकी गतिविधियों को रोकने के प्रयास में कोई छूट नहीं देनी चाहिए। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी इस लिस्ट को देखती है। इसका उद्देश्य ऐसे लोगों के साथ वित्तीय संस्थानों के बिजनेस न करने में मदद करना है। इस लिस्ट में वर्ष 2018 में कुल 7,600 नाम थे, लेकिन पिछले 18 महीनों में इनकी संख्या घटकर 3,800 कर दी गई है। FATF ने पाकिस्तान को 27 बिंदुओं पर एक्शन लेने के लिए जून तक का वक्त दिया है। अगर पाकिस्तान 27 बिंदुओं को पूरा करने में असफल रहा तो FATF उसे ब्लैक लिस्ट में डाल देगा। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर स्पेस को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि दुनिया में दहशत पैदा करने वाला पहाड़ के बराबर आकार वाला एस्ट्रॉइड 1998 OR2 धरती के पास बिना किसी नुकसान के गुजर गया। 1 मील चौड़ा यह एस्ट्रॉइड 19,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती की तरफ आ रहा था। इस एस्ट्रॉइड को लेकर लोगों में दहशत फैल गई थी कि क्या ये धरती से टकराएगा या इससे कोई प्रलय आने वाली है। अब भविष्य में ऐसे किसी संकट से धरती को बचाने के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा अपनी कमर कस चुकी है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी धरती को बचाने के लिए एक यान छोड़ने की योजना बना रही है। इसके जरिए पृथ्वी की तरफ आ रहे एक एस्ट्रॉइड का रास्ता बदला जा सकता है। नासा एक यान छोड़कर उसे रोकना चाहता है जो 14,500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उस एस्ट्रॉइड से टकराएगा। एक विशेषज्ञ ने दावा किया कि अगर 2.5 मील चौड़ा यह एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकराता तो पूरी मानव सभ्यता नष्ट हो सकती थी। अब नासा से खतरनाक एस्ट्रॉइड को धरती से बचाने के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं। अगले साल जुलाई में नासा एक अंतरिक्ष यान छोड़ने वाला है जो पृथ्वी की ओर आ रहे एक एस्ट्रॉइड की सतह से टकराएगा और इसकी दिशा मोड़ देगा। ये टक्कर इतनी दूर होगी कि इससे पृथ्वी को कोई नुकसान नहीं होगा। डबल एस्ट्रॉइड रिडायरेक्शन टेस्ट यानी कि डार्ट कुछ प्रमुख एस्ट्रॉइड को निशाना बनाएगा। ये डाइडिमिस नाम के एस्ट्रॉइड का चक्कर लगा रहे एक छोटे एस्ट्रॉइड पर आधे टन का प्रोजेक्टाइल छोड़ेगा। इसे डाइडुमिन नाम दिया गया है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।